हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल यू हैव फिट एंड फाइन। सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। या स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। उस सेशन के अंदर आज हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर रिकर्सन के अंदर हमने फैक्टोरियल नंबर प्लस फैक्टोरियल नंबर के अलावा क्यूब के प्रोग्राम्स और रिकर्सन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखा था। अब इसी चैप्टर्स के अंदर हमारे एक या दो टॉपिक्स और ड्यू चल रहे हैं। उन टॉपिक्स के अंदर हमारे एक टॉपिक चल रहा है फिबोनाची सीरीज, जिसका प्रोग्राम हमने प्रीवियस क्लास में नहीं बनाया था कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है और उसका हम रिकर्सन के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं, वो चीज़ हमें देखनी है। प्लस इसी के साथ हमारा एक टॉपिक और ड्यू है, दैट इज ए बाइनरी सर्च ट्री। कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने लीनियर सर्च के बारे में देखा था, आज हम बाइनरी सर्च ट्री के बारे में देखने वाले हैं। देन इसको हम प्रैक्टिकल सेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक मैंने आपको समझाया था, उस क्लास के अंदर हमने रिकर्सन फंक्शन के बारे में देखा था और रिकर्सन फंक्शन का यूज़ हम कैसे करते हैं, क्या इसका यूज़ होता है, कैसे इसे ऑपरेट करते हैं, वो चीज़ हम देख चुके हैं। और उसे रिकर्सन फंक्शन के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ हमने शॉप की थी, उसको हमने प्रैक्टिकली देखा था। आज हमारा रिकर्सन चैप्टर के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज ए फिबोनाची सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम कैसे बनता है, उस चीज़ को समझने से पहले फिबोनाची सीरीज होती क्या है और कैसे वर्क करती है, वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में फिबोनाची सीरीज क्या होती है? तो फिबोनाची सीरीज का मतलब ये होता है कि यू हैव राइटन प्रोग्राम टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज यूजिंग अ लूप। Here we are going to develop a recursive method to compute number in the Fibonacci series sequence infinite. Start with the 0 and 1, which we talk in the 0th and first Fibonacci number. The each succeeding number is the sum of the two preceding numbers. Is called the Fibonacci numbers. तो Fibonacci सीरीज का मतलब होता है कि जब हम कोई सीरीज बनाते हैं तो उस सीरीज के अंदर हम जब फर्स्ट टू नंबर्स को ऐड करके कोई नया नंबर जनरेट करते हैं तो उस सीरीज वाले प्रोग्राम को हम कहते हैं Fibonacci सीरीज प्रोग्राम। एक्चुअल में इस तरह के रिकर्सन के थ्रू एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिबोनाची सीरीज का यूज़ करते रिकर्सन फंक्शन बनाइए, या फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम करते हुए फिबोनाची फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम बनाइए यूजिंग रिकर्सन। तो उस वाले केस में रिकर्सन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वो हमारे लिए यूजेबल रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनता कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में फिबोनाची सीरीज का मतलब ये होता है कि जैसे आज मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर 1 2 3 देन 4 लिखा, तो मुझे पता है कि यहाँ पर 4 नंबर लिखे हुए हैं। अब इन 4 नंबर में मैंने इसको ट्रायल किया तो ये 1 है, देन उसके बाद सीक्वेंशियली 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है, देन 4 आ रहा है। तो अगर मैं इस सीक्वेंस में किसी नंबर को डालता हूँ तो ये नंबर मेरे सीक्वेंस नंबर माने जाते हैं, सिंपली इंटीजर नंबर से सिंपली लूप के नंबर माने जाते हैं। लेकिन फिबोनाची सीरीज का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक नंबर को उसके प्रीवियसली प्रेसिडिंग 2 नंबर्स को ऐड करके जो थर्ड नंबर आप निकालते हैं, उस सीरीज को हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। फॉर एग्जांपल कि जब भी किसी फिबोनाची सीरीज को बनाया जाता है तो फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट जो नंबर होता है वो 0 होता है, उसके बाद सेकंड जो नंबर होता है वो 1 होता है। इट मीन्स कि हमें स्टार्टिंग बेस पर 2 नंबर्स देना कंपलसरी है। जब तक हम 2 नंबर्स नहीं देंगे तब तक हमारी फिबोनाची सीरीज क्रिएट नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जो फिबोनाची सीरीज बनती है उसमें फर्स्ट नंबर हमेशा 0 होता है और सेकंड नंबर हमेशा 1 होता है। तो हमने अगर 0 और 1 को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद हमने अगर इसके बाद इस नंबर प्लस इससे पहले जो नंबर है इन दोनों को ऐड कर दिया तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या जनरेट हो रहा है? 2 जनरेट हो रहा है। इसी टाइप से हमने अगर यहाँ पर ये 2 लिखा तो इस 2 प्लस इस 1 को ऐड किया तो यह नंबर क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। इस टाइप से नंबर ऐड करके जितने तक की जो नंबर हम इनपुट कराते हैं उस नंबर तक की सीरीज बनाई जाती है। उस सीरीज को हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज का मतलब होता है कि जब हम किसी भी एक नंबर को उसके प्रेसिडिंग 2 नंबर से ऐड करके जनरेट करते हैं तो उस सीरीज को हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज प्रोग्राम, जो बेसिकली एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। तो फिबोनाची सीरीज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमेशा लोअर बाउंड नंबर के अंदर हमेशा स्टार्टिंग नंबर आपको 0 देना पड़ेगा और नेक्स्ट नंबर आपको 1 देना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में मैंने यहाँ 0 दे दिया या 1 दे दिया, उसके बाद मैंने इन 0 और 1 को ऐड किया तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। इसके बाद मुझे इन दोनों नंबर को मैंने ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। देन इन दोनों को मैंने ऐड किया तो इस नंबर से क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। इस तरह से जो सीरीज बनती है उस सीरीज को हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। इस चीज़ को समझने के लिए मान लिया कि फर्स्ट केस में मैंने आपको कहा कि मुझे एक नंबर इनपुट करना है, उस नंबर तक की सीरीज बनानी है। इट मीन्स 4 5 8 जो भी सीरीज आप देना चाहते हैं वहाँ तक मुझे नंबर की सीरीज बनानी है। तो मान लिया कि मैंने नंबर डाला, इनिशियल नंबर 5 डाला कि मुझे 5 तक की सीरीज बनानी है। तो 5 तक की सीरीज बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में यहाँ मैंने 0 लिया, देन मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो 0 1 नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
देन 1 और 1 बन के क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। देन 2 + 1 बन के क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 3 + 2 बन के क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो अगर मैं कोई सक्सेसिव नंबर अगर 5 डालता हूँ तो 5 का जो सीरियल नंबर बन रहा है वो सीरीज हमारी ये वाली क्रिएट होगी। तो इस सीरीज को हम कहते हैं फिबोनिक सीरीज। अब इस फिबोनिक सीरीज को बनाते कैसे हैं, इसका प्रोग्राम कैसे चलता है, इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि फिबोनिक सीरीज का प्रोग्राम कैसे डेवलप किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में बेटा कि फिबोनिक सीरीज का अगर हम कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो हम इस प्रोग्राम को यूजिंग रिकर्सन बना रहे हैं, रिकर्सन फंक्शन का यूज़ करते हुए इस फिबोनिक सीरीज के प्रोग्राम को जनरेट कर रहे हैं। तो कैसे बनेगा, तो फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पर DEF डिफाइन यहाँ पर पास कर दिया, मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम दिया FIB और एज ए पैरामीटर पास कर दिया n पैरामीटर पास करने के बाद अंदर जाके मैंने कंडीशन लगाई इफ़ n इक्वल टू, यहाँ कंडीशन लगा दी n इक्वल टू 1, देन रिटर्न होना चाहिए 0। रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पर 0। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं मिलती है तो इसका एल्स पोर्शन चलेगा। इसके एल्स पोर्शन के अंदर मैंने सेकंड केस चेक कराया इफ़ n इक्वल टू 2 हो, अगर n इक्वल टू 2 के बराबर हो तो रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न करा दिया मैंने यहाँ पर 1। अगर ये केस भी ट्रू नहीं मिलता है तो इस एल्स का मैंने इफ़ लगा दिया और इसी का मैंने एल्स बनाया। इस एल्स के अंदर यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी रिटर्न, रिटर्न के अंदर मैंने फंक्शन का नाम पास किया FIB, फर्स्ट फंक्शन कॉल करके यहाँ पास किया n-1 प्लस FIB ऑफ n-2, ये फंक्शन कॉल कर दिया। इसके बाद हम इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमने मेन फंक्शन में गए और मेन फंक्शन में जाके मैंने सबसे पहले n इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट पास किया और इस इनपुट के अंदर मैंने मैसेज दे दिया इनपुट एनी नंबर, इनपुट एनी नंबर पास करने के बाद मैंने लूप चलाया फॉर i इन रेंज ऑफ 1, n, क्या पास कर दिया 1, n प्लस 1, यहाँ पे पास किया 1, n प्लस 1। लूप के अंदर जाने के बाद यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ लिखा FIB ऑफ i, ये दे दिया और इसको बंद कर दिया। देन यहाँ पर जाके प्रिंट डैश प्रिंट करा दिया और ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है, इस प्रोग्राम के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी फिबोनिक सीरीज का प्रोग्राम बनाते हैं तो फिबोनिक सीरीज के प्रोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल केस में आपको इनिशियल रेंज देना कंपलसरी है कि जिस रेंज तक आप फिबोनिक सीरीज बनाना चाहते हैं, जिस नंबर का फिबोनिक सीरीज निकालना चाहते हैं वो नंबर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन लूप चला के हम उस नंबर को ट्रैक कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम चाहें तो इटरेशन इट मीन्स लूप के थ्रू भी बना सकते हैं, बट हमारी बुक के अंदर इसका एग्जाम्पल एक्चुअल में रिकर्सन के थ्रू दिया हुआ है, इसलिए हम इसे रिकर्सन के थ्रू आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में प्रोग्राम कैसे चलेगा उस चीज़ को समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन पे गए और मेन फंक्शन पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर n नाम का वेरिएबल बनाया, n इक्वल टू यहाँ मैसेज पास किया n इक्वल टू इंटीजर इनपुट वैल्यू पास करा दी। तो मान लिया कि मैंने n के अंदर वैल्यू पास कराई, यहाँ पर जो n मैंने पास किया उस n के अंदर मैंने वैल्यू पास कराई 8, n में क्या पास कर दिया 8 पास कर दिया। 8 पास करने के बाद मैंने लूप चलाया फॉर i इन रेंज ऑफ 1, n प्लस 1। तो यहाँ पर n प्लस 1 क्यों दिया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है 1 से की है। अगर 1 से की है तो एक एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट केस में i में क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है। तो 1 जैसे ही इस प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में गए हमने फिबोनिक के फंक्शन को कॉल कराया। तो जैसे ही i इक्वल टू 1 इज लेस देन ऑफ n प्लस 1 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा अंदर आएगा, अंदर आने के बाद यहाँ जाके हमने फिबोनिक फंक्शन को कॉल कर दिया। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो i के लिए क्या पास होगी 1 पास होगी। यहाँ 1 पास होने के बाद जैसे ही कॉल करके फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन में जाने के बाद n में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद हमने यहाँ पे अंदर घुसे फंक्शन के अंदर गए बॉडी स्टेटमेंट में और यहाँ जाकर कंडीशन चेक कराई इफ़ n इक्वल टू 1, क्या n की वैल्यू 1 के बराबर है, कंडीशन इज ट्रू।
जैसे ही ट्रू मिली अंदर आया रिटर्न करा दिया 0, तो 0 रिटर्न करेगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 0 रिटर्न किया वापस फंक्शन कॉलिंग पे आ जाएगा। फंक्शन कॉल पे आने के बाद वापस ऊपर गए, आई के लिए क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन ऑफ n प्लस 1, कंडीशन इज 2, आई में क्या पास होगा, 2 पास होगा। जैसे ही फंक्शन कॉल होकर यहाँ पहुँचेगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे ही 2 मिली n में क्या आ जाएगा 2, वापस चेक कराया n इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही फॉल्स मिली एल्स पोर्शन में गया, एल्स में जाके वापस कंडीशन चेक कराई, इफ n इक्वल टू 2, क्या n के लिए 2 के बराबर है, कंडीशन इज 2, रिटर्न हुआ, क्या रिटर्न होगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद जैसे यहाँ से बाहर निकल वापस फंक्शन कॉलिंग पे पहुँचेगा, फंक्शन कॉल पे आने के बाद वापस लूप में जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी 3 इज लेस देन ऑफ n प्लस 1, कंडीशन इज 2, अंदर आया, वापस कॉल होगा, कॉल होके कहाँ जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पर। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे ही n के लिए 3 हुई अंदर गया, अब यहाँ पर n में क्या पड़ा हुआ 3 इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, इसमें जाएगा नहीं, एल्स पोर्शन में जाएगा। वापस यहाँ चेक कराया, इफ n इक्वल टू 2, कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ से एल्स पोर्शन में जाएगा। अब बेटा एल्स पोर्शन के अंदर यहाँ पर जाके मैंने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन बनाया है, तो हम ये जानते हैं कि ये जो केस लगा हुआ है इसे हम रिकर्सिव केस कहते हैं। और ये दोनों जो केसेस हैं ये एक्चुअल में बेस केस हैं। मैंने आपको बताया था कि बेस केस किसी भी रिकर्सन फंक्शन के अंदर मल्टीपल बेस केस हो सकते हैं, लेकिन रिकर्सिव केस हमेशा एक ही रहता है। तो जैसे ही कर्सर यहाँ पहुँचेगा तो हम ये जानते हैं कि 0 और 1 के बेस पर नेक्स्ट नंबर जनरेट होता है। तो जैसे ही यहाँ पहुँचा फिबोनाची ऑफ n-1, अब यहाँ n में क्या पड़ा हुआ है 3, तो यहाँ पर n में क्या है 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। जैसे ही 2 मिला इस फंक्शन से कॉल होके कहाँ जाएगा, फंक्शन कॉलिंग पे जाएगा। जैसे ही कॉल पे पहुंचा तो यहाँ पर n के लिए क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। वापस नीचे आया, n के लिए क्या 1 के बराबर है, नहीं है, एल्स पोर्शन में गया, क्या 2 के बराबर है, यस है, रिटर्न करा दिया, क्या रिटर्न करा देगा, ये 1 रिटर्न करा देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा n में क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, 1 में 2 कंडीशन इज फॉल्स, इसमें जाएगा ही नहीं, बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स 3 टाइम लूप हमारा चल चुका है। अब 3 टाइम लूप चलने के बाद वापस जब यहाँ पहुँचेगा, वापस कर्सर कहाँ आएगा, यहाँ से बाहर होके यहाँ पहुँचेगा, तो आई के लिए क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट केस में आई के लिए क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। जैसे ही 4 हुई कर्सर यहाँ पहुँचेगा, n के लिए क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। 4 होने के बाद जैसे ही यहाँ पहुँचेगा n के लिए क्या है 4, तो कंडीशन इज फॉल्स, एल्स पोर्शन में जाएगा, कंडीशन इज फॉल्स, एल्स पोर्शन में जाएगा। जैसे ही एल्स में जाएगा रिटर्न करा दिया फिबोनाची ऑफ n-1। अब n में क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। जैसे ही 3 हुआ ये फंक्शन कॉलिंग है, यहाँ से कॉल होके इसमें जाएगा, यहाँ पहुँचेगा तो आंसर क्या आएगा n में आ जाएगा 3। अभी इस वाले रिकर्सिव केस में ही चल रहा है, यहाँ पहुँच गया, इसका आंसर क्या होगा 3। n में 3 आने के बाद नीचे गया, इफ n इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, एल्स, कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही फॉल्स मिला यहाँ से कर्सर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। यहाँ जाने के बाद n के लिए क्या मिलेगी 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 होगा यहाँ पर अभी इस वाले केस में गया ही नहीं है, यहीं पर ही चल रहा है। n के लिए 3 थी, अब 3 होने के केस में यहाँ पर वापस n के लिए क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पर 2 होने के बाद जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो n के लिए 2 हो जाएगी, तो यहाँ से रिटर्न क्या करेगा 1 रिटर्न करेगा। तो इसने रिटर्न क्या किया 1 रिटर्न किया। 1 रिटर्न करने के बाद जैसे ही कर्सर यहाँ पहुँचेगा तो n में क्या पड़ा हुआ है, n में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर n में 3 पड़ा हुआ है। लास्ट केस में n में क्या पड़ा था 3 पड़ा था, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, ऊपर जाएगा। n के लिए क्या हो जाएगी यहाँ पर n में क्या पड़ा 4 पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम n में क्या पड़ा था 4 पड़ा था, बाय मिस्टेक हो गई, 4 पड़ा था, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। यहाँ से कर्सर जम करके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो n के लिए क्या हो जाएगी 2। अब इस वाले केस को चेक करेगा, कंडीशन इज फॉल्स, देन इस वाले केस को चेक करेगा, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला रिटर्न क्या करा दिया 1, तो यहाँ पर रिटर्न क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। जैसे यहाँ पहुँचेगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ से जंप करके अब इस केस से बाहर निकल जाएगा, तो नेक्स्ट केस में 1 + 1 आंसर कितना आएगा 2 आएगा। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी और चलते चलते 8 टाइम तक चलेगी और आंसर आपका शो हो जाएगा।
इस तरह से हम फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसे कहते हैं रिकर्सन फंक्शन। तो रिकर्सन फंक्शन के थ्रू फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से हम रिकर्सन फंक्शन के प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हैं। तो रिकर्सन फंक्शन ये फंक्शन माना जाता है। अब रिकर्सन फंक्शन का प्रोग्राम आपको सिस्टम पे ट्राई करना है और खुद बना के देखना है। अब रिकर्सन फंक्शन के बाद हमारे इस चैप्टर का लास्ट एक टॉपिक और ड्यू चल रहा है, दैट इज ए बाइनरी सर्च, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिलेबस या अदरवाइज चैप्टर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि बाइनरी सर्च क्या होता है। आखिर हमने बाइनरी सर्च का यूज़ समझा है, इसका यूज़ हम करते हैं। तो बाइनरी सर्च होता क्या है? तो बाइनरी सर्च का मतलब क्या होता है? आपको ध्यान हो तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको लीनियर सर्च का प्रोग्राम समझाया था। तो लीनियर सर्च का मतलब हमने देखा था कि लीनियर सर्च एक्चुअल में एक ऐसी इटरेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें हम किसी भी लीनियर लिस्ट में से किसी भी अदर एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम ये जानते हैं कि सर्चिंग एक्चुअल में एक ऐसी टेक्निक होती है जिस टेक्निक के थ्रू आप मल्टीपल एलिमेंट में से किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, दैट इज ए सर्चिंग टेक्निक। अब इस सर्चिंग टेक्निक के बेस पर डेटा को अगर हम सर्च करते हैं तो डेटा को सर्च करने के 2 वेज होते हैं। उन 2 वे में पहला जो वे होता है उसे हम कहते हैं लीनियर सर्च, और दूसरा जो वे होता है बेटा उस वे को हम कहते हैं बाइनरी सर्च। पहला जो वे होता है उसे कहते हैं लीनियर सर्च और सेकंड जो वे होता है उसे कहते हैं बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में से अगर हम आउटर साइड से कोई नंबर डालकर उस नंबर को चेक करना चाहते हैं कि वो नंबर इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है, तो उस एलिमेंट को सर्च करने की टेक्निक को हम कहते हैं लीनियर सर्च टेक्निक। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने आज एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर मैंने बहुत सारे एलिमेंट इनपुट कर दिए। बहुत सारे एलिमेंट इनपुट करने के बाद मैंने यहाँ पर 2, 3, 1, 4 और 10 इनपुट किया। अब मुझे पता है कि ये मेरी एक लिस्ट एलिमेंट है। इस लिस्ट के अंदर एट ए टाइम 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं। अगर मुझे इस लिस्ट में से कोई एलिमेंट सर्च करना है तो मैंने एक n नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने एक नंबर इनपुट कराया और इस नंबर को मैंने चेक कराया कि क्या वो नंबर मेरा इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। तो इस सर्चिंग टेक्निक को हम कहते हैं लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च दैट इज ए सीक्वेंशियल सर्चिंग। तो सीक्वेंशियल सर्च में आप इस एलिमेंट को इससे भी कंपेयर कराएंगे, इसको इससे भी कंपेयर कराएंगे, इससे भी कंपेयर कराएंगे, इससे और इससे, सभी से कंपेयर कराएंगे। और सभी से कंपेयर करने के बाद अगर आपका रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा तो आंसर आपका मैच कर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो नॉट फाउंड का मैसेज आपका शो हो जाएगा। लेकिन बेटा इस लीनियर सर्च के अंदर जो सर्चिंग होती है वो सर्चिंग हमेशा सीक्वेंशियली होती है। सीक्वेंशियली मीन्स 1 by 1 चेकिंग होती है। तो इस सर्चिंग टेक्निक को हम कहते हैं लीनियर सर्च, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था लीनियर सर्च का प्रोग्राम इन द लिस्ट वाले चैप्टर के अंदर। अब 12th क्लास के अंदर हमारे पास रिकर्सन फंक्शन के थ्रू या रिकर्सन या इटरेशन के थ्रू या लूप के थ्रू एक टॉपिक आ रहा है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च होता क्या है और बाइनरी सर्च को हम कैसे यूज़ करते हैं? तो बाइनरी सर्च का मीनिंग होता है कि जब हम किसी लिस्ट में से फ्रंट एंड और बैक एंड, इट मीन्स फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के बेस पर किसी मिड एलिमेंट को सर्च करते हैं या किसी भी लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उस सर्चिंग टेक्निक को हम कहते हैं बाइनरी सर्च टेक्निक। कि अगर हम किसी भी लिस्ट को सीक्वेंशियली सर्च ना करके उसे 2 सेक्शन में डिवाइड करके अगर सर्च करते हैं तो उस सर्चिंग टेक्निक को हम कहते हैं बाइनरी सर्च टेक्निक। फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले केस में जब भी आप बाइनरी सर्च का यूज करें तो बाइनरी सर्च का मेन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमेशा बाइनरी सर्च के केस में एलिमेंट जो होने चाहिए, जो लिस्ट होनी चाहिए, वो लिस्ट हमेशा सॉर्टेड होनी चाहिए। कभी भी अगर आपने अनसॉर्टेड ऑर्डर में या अनसीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर आपने लिस्ट को बाइनरी सर्च किया तो डेटा कभी आपका सर्च नहीं होगा। इट मीन्स कि सर्चिंग करने के लिए सबसे पहले केस में हमेशा हमें सीक्वेंशियली सर्चिंग का यूज़, मतलब उन्हें एलिमेंट्स को या लिस्ट को हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही रखना पड़ेगा, उसके बिना हम कभी इसे ऑपरेट नहीं कर सकते। अब बाइनरी सर्च होता क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, इसको हम एक पहले स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं, देन इसे हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बाइनरी सर्च के केस में किस तरह से वर्किंग होती है उस वर्किंग को समझने के लिए जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई, तो मान लिया कि मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर मेरे पास 11 आइटम्स हैं। तो मैंने यहाँ पर 1,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मेरे पास 0 से लेके 11 इट मीन्स 12 आइटम की एक लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल रखे हैं। उन एलिमेंट्स में मैंने यहाँ पर 10 12 14 21 23 28 28 के बाद 31 31 के बाद 37 37 के बाद 42 42 के बाद 44, देन मैंने यहाँ पर 49 और यहाँ पर मैंने 53 को इनपुट कर रखा है। तो मान लिया कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट 12 है। अब इन 12 एलिमेंट में से मैं बाहर से एक नंबर इनपुट करना चाहता हूँ, उस नंबर को मैं सर्च करना चाहता हूँ कि क्या वो एलिमेंट मेरा इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहली टर्म ये है कि जब भी आप बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाएंगे, बाइनरी सर्च को आप यूज करेंगे, तो बाइनरी सर्च के केस में एलिमेंट की लिस्ट हमेशा सॉर्टेड होनी चाहिए, अनसॉर्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर अनसॉर्टेड होगी तो डेटा कभी सर्च नहीं कर पाएगा। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई। अब इस लिस्ट के केस में